11 केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। लेसन नंबर कौन है आपका 4। कल हम लोग बड़ी सुंदर चीज़ पढ़े थे, लुईस बिंदु संरचना। याद भी होगा कैसे जो इलेक्ट्रॉन होते थे हम उसको प्रदर्शित करते थे। अंतिम कोष में जितना इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर हम लोग प्रदर्शित कर देते थे। याद है आपको कल कुछ दिया गया था, बनाए भी थे। चलो आज हम लोग पढ़ लेते हैं लुईस प्रतीक। कल हम लोग पढ़े थे, अमेरिका के वैज्ञानिक ने दिया था। आज हम लोग को पढ़ना है लुईस प्रतीकों का महत्व। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लुईस प्रतीकों का महत्व। लुईस प्रतीकों का महत्व इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। देखो, कह सकते हो कि प्रत्येक प्रतीक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। यह संख्या तत्व के समान अथवा समूह संयोजकता के परिकलन में सहायता होती है। तत्व के समूह संयोजकता या तो लुईस प्रतीक में उपस्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है या 8 में से बिंदु अथवा संयोजकता को घटाकर प्राप्त किया जाता है उसको प्राप्त होती है। क्या कहा गया? कल आप दिखा रहे थे कोई तत्व था, उसको ऊपर जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखा रहे थे तो आप क्या देखे थे कि जो तत्व के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन आप दिखा रहे थे वह इलेक्ट्रॉन किसके बारे में बता रहे थे कि उसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बारे में बता रहे थे। और उस अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उसको कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लुईस प्रतीक के महत्व में तो यही होगा पहला कि इसके अंतर्गत माने लुईस बिंदु माने लुईस जब बिंदु प्रदर्शित की जा रही थी किसी भी तत्व के ऊपर तो उस तत्व के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे सोडियम है उसके ऊपर एक प्रतीक है तो हम लोग कहेंगे कि सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रतीक है। मैग्नीशियम अगर 2 है तो आप कहेंगे कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? प्रदर्शित। तो लिख लो लुईस प्रतीक के महत्व में लिख लो प्रतीक के माने लुईस प्रतीक से उस तत्व में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा उस तत्व के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपके महत्व है लुईस प्रतीक का। आपसे कोई पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं कि लुईस प्रतीक का क्या महत्व होता है। किसी भी तत्व के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है और हम समझ लेते हैं कि इस तत्व के ऊपर जितना प्रतीक होगा वो प्रतीक हमें इस तत्व के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बताता है। आज हमारे पास जो बात होगी उसका नाम होगा पहले तो अष्टक नियम देख लेंगे। अष्टक नियम
उसके बाद से हम लोग आज रासायनिक बंध भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अष्टक नियम की बात करते हैं। मिटा दे इसको। देखिए, आज हम लोग पढ़ने के लिए चलेंगे अष्टक नियम। देखो, कुछ बातें पहले बता दें। जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, तत्व होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहे या 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की क्षमता होती है। क्योंकि हर एक तत्व चाहता है कि हम निष्क्रिय तत्व बन जाए। हीलियम को छोड़ करके, हीलियम का तो 2 होता है, 4 होता है शायद, नहीं 2 होता है। हीलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व रहेंगे, हेंज से आड़कर जिंदा रहना, चाहे नियान हो, चाहे आर्गन हो, चाहे क्रिप्टॉन हो, चाहे जिनान हो, चाहे रेडान हो, हर एक निष्क्रिय तत्व का अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। और उन निष्क्रिय तत्वों को छोड़ करके जितने भी तत्व होते हैं, वह चाहते हैं कि हमारे अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। तो किसी भी तत्व को अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग कहते हैं अष्टक नियम। अष्टक का मतलब होता है 8, नियम का मतलब होता है नियम। तो कोई भी तत्व होगा, जो भी तत्व होगा, वो तत्व चाहेगा कि हमारे अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसी को हम लोग कहते हैं अष्टक तत्व। वो अस्थायी संरचना प्राप्त करना चाहता है। वो भी चाहता है कि हम भी क्या हो जाए, निष्क्रिय जो तत्व होता है उसकी अवस्था को प्राप्त कर लें। इसी को अष्टक नियम। लिख लो कि जब किसी तत्व के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की क्षमता को अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम कहते हैं। इसमें सभी तत्व अस्थायी संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। अस्थायी संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। सभी तत्व अस्थायी संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। आप पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पर 18 के तत्व होते हैं वह निष्क्रिय तत्व होते हैं। याद है ना आपको? आप हे निशा अड़ कर जिंदा रह, ये इतना तत्व है। पहले तो इन सभी का परमाणु क्रमांक इनका 2 में 8 जोड़ दो 10, 10 में 8 जोड़ दो 18, 18 में 18 जोड़ दो 36, 36 में 18 जोड़ दो 54, 54 में 32 जोड़ दो 486 हो जाए। वही में जोड़ देते हैं। और तो पढ़ के आ रहे हैं, पढ़े हैं ना कि आवर्त अगर 1 होगा तो उसमें अगर नीचे वाला तत्व होगा तो आवर्त 1 में 2 ही तत्व होते हैं, 2 जोड़ देंगे। और दूसरा तीसरा को, जैसे मान लो कि दूसरा का है तो दूसरा में तो 8 होते हैं, तो 8 और 2 जोड़ देंगे 10। अभी तीसरा में चला गया, तीसरा में भी 8 जोड़ते हैं क्योंकि तीसरा में भी 8 होते हैं, 18। अब चौथा में चला गया तो 18 में 18 जोड़ दो 36, फिर पाँचवा में भी 18 जोड़ते हैं 54, उसके बाद से 32 86। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिएगा, केवल आपको बता दें कि जो हीलियम है इसी का 2 होगा, इसका तो 2 और 8 होगा, इसका तो 2 8 और फिर 8 होगा, इसका तो 2 8 18 तब 8 हो गया, इसका तो 2 8 18 18 तब 8 हो गया, इसका तो 2 8 18 32 18 तब 8। ये निष्क्रिय तत्व देखो सब कुछ, माने ये अपवाद है, माने ये क्या है, अपवाद है। बाकी सब निष्क्रिय तत्व में
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही चाहते भी है हर एक तत्व कि हमारे में भी कितना आ जाए, 8 आ जाए, कि हम निष्क्रिय, हम अस्थायी संरचना को क्या करूँ प्राप्त हो जाए। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ये परमाणु अस्थायी संरचना कैसे प्राप्त होता है, या निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। देखो, जो परमाणु होते हैं वह अस्थायी संरचना कैसे प्राप्त करते हैं। 2 परमाणु हैं, तो दोनों परमाणु जो होते हैं अपनी अस्थायी संरचना कैसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए कुछ विधि का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से भी अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लो 2 परमाणु है, एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन है, एक अधिक है, और एक परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, तो परमाणु के हस्तांतरण के द्वारा भी अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा का एक होता है परमाणु के बराबर के साझेदारी से। मान लो इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक ही हो सकता है, इसके पास भी एक ही हो सकता है, तो दोनों आपस में साझेदारी कर लेंगे। साझेदारी का मतलब होता है साझा कर लेंगे। तो इसको लगेगा कि हमारे पास 2 हो गए, इसको लगेगा कि हमारे पास, तो इसको सहसंयोजक बंध कहता है। तीसरा का ये विधि होता है कि 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन तो देता है, लेकिन उसमें एक ही कोई परमाणु देता है, दूसरे का केवल लेता है, वो नहीं देता है, तो उसको कहते हैं हम लोग उपसहसंयोजक बंध। तो खैर 3 माने विधि होती है। जो परमाणु होते हैं अपने अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए 3 विधि का प्रयोग करते हैं। पहला क्या होता है कि कोई परमाणु जो होता है, मान 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से। इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण का मतलब होता है कि एक कोई परमाणु है, उसके पास इलेक्ट्रॉन एक अधिक है और दूसरे के पास एक की कमी है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो इसको इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण करते हैं, तभी वो अस्थायी संरचना दोनों। इसके पास एक अधिक है तो ये भी अस्थायी में है, उसके पास एक कम है वो भी अस्थायी में, तो इसको दे देगा, एक तो अस्थायी हो जाएंगे। और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी से भी अपने अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं, तो इसको सहसंयोजक बंध हम लोग कहते हैं। तो थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। पहला लिखो, हाँ लिखना, 2 परमाणुओं के मध्य 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से, माने 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से भी बनता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध भी कहते हैं। दूसरा का ये विधि होता है कि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी से भी अस्थायी संरचना प्राप्त करते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी से, तो इसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। और तीसरा, 2 परमाणुओं के मध्य एक ही परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन देने से, माने एक देता है तो दूसरा का केवल लेता है, वो उसको नहीं देता। तो इसको हम लगाते हैं यहाँ पर उप सहसंयोजक बंध। अब मत भूलिएगा इसको। यही 3 विधि है। इस 3 विधि से जो परमाणु होता है
अपनी अस्थायी संरचना को प्राप्त करता है, और जो परमाणु होता है अपने अस्थायी संरचना को प्राप्त करके, तो इसके प्राप्त करने के लिए 3 विधि होता है। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, और 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी से। 2 परमाणुओं के मध्य एक ही परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाने से भी ये परमाणु अपने अस्थायी संरचना को प्राप्त करता है। आपकी किताब में सबसे पहले सहसंयोजक बंध के बारे में लिखा गया है, और आपसे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा कि सहसंयोजक बंध आखिर किन वैज्ञानिकों ने दिया था। मिटा दे इसको। आज का जो टॉपिक है आपकी किताब में भी दिया गया सबसे फर्स्ट में ये, जिसका नाम होगा सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। आपसे कोई पूछे, पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं। अभी आप जस्ट लिखे थे, जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी से जो बंध बनता है, संसार में सबसे अधिक इसी का होता है। सन 1919 ईस्वी में लैंगम्यूर नामक वैज्ञानिक ने अपने घनी अष्टक की अवधारणा पर परित्याग किया और सहसंयोजक बंध का प्रयोग किया। उसने दिखाया कि क्लोरीन में कैसे अपनी अस्थायी संरचना को प्राप्त करता है। फिर उसने कहा था कि क्लोरीन के मध्य जो अस्थायी संरचना प्राप्त होती है वह इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी से प्राप्त होती है, इसीलिए इसको हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड में भी होता है, इसी प्रकार से एथेन, मेथेन वगैरह में सब भी होता है। ठीक है, चलिए एक हेडिंग बना लीजिए, सहसंयोजक बंध। देखो, जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी से जो बंध बनता है तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध कहते हैं। आपको बता दें, उदाहरण में तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उदाहरण में आप चाहे तो क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं, मेथेन आप लिख सकते हैं, एथेन लिख सकते हैं, एथीन लिख सकते हैं, एथाइन भी लिख सकते हैं। इसका नाम लिख लेना क्लोरीन, ब्रोमीन, मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन है और ये एथीन। और आपको हम बता देते हैं कि जब भी आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा तो आप आराम से इसको बता सकते हैं कि जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी से जो बंध बनता है हम उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे देख भी रहे हैं आप, क्लोरीन, ब्रोमीन, मेथेन, एथेन, एथाइन और ये सब इसके बारे में बता सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्लोरीन में कैसे सहसंयोजक बंध बनता है। जब बताओ मुझे, आप पढ़े भी होंगे जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन Cl2 है तो आप क्लोरीन को डबल लिख सकते हैं।
ऐसे डबल लिखेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 2 8 7 बचे। तो इसके भी अंतिम में 7, इसके भी अंतिम में 7, तो 7 दिखा दो, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। अच्छा, उसको क्रॉस से दिखा देते हैं। देखो, अगर इस क्लोरीन को अंतिम इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं तो उसको क्रॉस से दिखा देते हैं। ये फ़ायदा होता है कि पता चल जाता है कि कौन किसका इलेक्ट्रॉन है। तो हो गया 2, ये भी हो गया, 2 ये भी हो गया, 1 ये। एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे इस तरीके से। तो साझेदारी करेंगे तो कैसे बनेगा जल्दी। Cl हो गया 2 2 4 2 6। अब ये दोनों आपस में साझेदारी करेंगे तो इस तरीके से जाएंगे। Cl 2 2 4 2 6। चाहे तो आप ऐसे इसको दिखा दीजिए, चाहे तो ऐसे आप इसको दिखा दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इसमें 2 2 4 2 6 2 8। इसीलिए एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसीलिए क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो इसको लिख लो, तब आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो सहसंयोजक बंध होता है उसको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक आपका होता है एकल बंध, एक होता है द्विबंध, एक होता है त्रिबंध। एकल बंध तो आपके हाइड्रोजन में पाया जाता है, सिंपल सामान्य उदाहरण में। त्रिबंध ऑक्सीजन में, त्रिबंध नाइट्रोजन। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उत्तर में बता सकते हैं कि जो सहसंयोजक बंध होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आज इसी 3 प्रकार के जो बंध है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। डाल इसको, तो लिख लीजिए हेडिंग में सहसंयोजक बंध के प्रकार। सह संयोजक बंध के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। ये आप लिख लो 2, और यहाँ पर लिख लो। पहला होता है एकल बंध, दूसरा होता है द्विबंध, तीसरा होता है त्रिबंध। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। अगर आपसे मैं कहूँ कि आपसे कोई पूछे कि एकल बंध बताइए तो क्या कहेंगे। जब 2 परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों के, कहते ना एक एक, जब 2 परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकल बंध। अभी आप देख भी रहे थे। द्विबंध किसे कहते हैं, तो भाई इसमें 2 परमाणु के साझेदारी से जो बंध बनता है उसको द्विबंध कहते हैं। एक हमारे पास त्रिबंध होता था, लिख लो यहाँ पर। जब 2 परमाणुओं के मध्य, जब 2 परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है, जो बंध बनता है, तो उसे एकल बंध कहते हैं। और इसे एक रेखा का मतलब इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण है हाइड्रोजन। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन H2। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि बताइए एकल बंध किसे कहते हैं, तो आप शायद बता सकते हैं कि जब 2 परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एकल बंध। हाइड्रोजन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, सब बस। अब आ जाओ द्विबंध में।
जब दो परमाणुओं के मध्य, जब याद है ना द्विबंध में, द्विबंध का मतलब होता है द्विगु बंध होना चाहिए, और द्विगु बंध तभी बनेगा जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। जब दो परमाणुओं के मध्य, जब दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, दो दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है, जो बंध बनता है तो उसे द्विबंध कहते हैं, द्विबंध कहते हैं। और इसे द्विबंध या द्विरेखा से प्रदर्शित करते हैं। द्विरेखा से क्या करते हैं? प्रदर्शित। त्रिबंधी आपके पास है। इसके उदाहरण में लिख लेना ऑक्सीजन। उदाहरण में क्या लिखोगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देख लो, दो ऑक्सीजन दिखा दो, इसमें भी 6 होता है, 8 होता है तो 2 6 लिखते हैं ना, इसमें भी 6 होगा, और 2 यहाँ पर, 2 यहाँ ला सकते कि ना क्या है ना त्रिबंध। त्रिबंध में क्या होगा? जब दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों के, दो दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, नहीं 3 है ना, त्रिबंध है, 3 कहिएगा, 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है, जो बंध बनता है तो उसे त्रिबंध कहते हैं, उसे त्रिबंध कहते हैं। उदाहरण में, अच्छा, इसे त्रिरेखा से प्रदर्शित करते हैं, इसे 3 रेखा लिखें, 3 रेखा से प्रदर्शित। उदाहरण में नाइट्रोजन, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? नाइट्रोजन। चलो, नाइट्रोजन का अंतिम आप जानते होंगे 5 होता है, 7 होता है, हाँ 5 होगा। यहाँ पर 3 दिखा दीजिए, यहाँ पर 3 दिखा दीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नाइट्रोजन के बीच में ठीक पड़ जाएगा। तो देखो 3 वही 3 6 6 2 8 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।